असहयोग का विचार आंदोलन कैसे बन सकता था? गांधी जी का सुझाव था कि यह आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले लोगों को सरकार द्वारा दी गई पदवियां लौटा देनी चाहिए और सरकारी नौकरियों, सेना, पुलिस, अदालतों, विधायी परिषदों आदि से इस्तीफा दे देना चाहिए। स्कूलों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाना चाहिए। अगर सरकार दमन का रास्ता अपनाती है तो व्यापक सविनय अवज्ञा अभियान भी शुरू किया जाए। सविनय अवज्ञा मीन्स कि विनय के साथ, प्यार के साथ ब्रिटिश सरकार का विरोध करना ही सविनय अवज्ञा कहलाया। 1920 की गर्मियों में गांधी जी और शौकत अली आंदोलन के समर्थन जुटाते हुए देश भर में यात्राएं करते रहे। कांग्रेस में बहुत सारे लोग इन प्रस्तावों पर सशंकित थे। वे नवंबर 1920 में विधायी परिषद के लिए होने वाले चुनावों का बहिष्कार करने में हिचकिचा रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था कि इस आंदोलन में लोग हिंसा कर सकते हैं। सितंबर से दिसंबर तक कांग्रेस में भारी खींचतान चलती रही कि असहयोग आंदोलन शुरू किया जाए या नहीं, लेकिन कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि आंदोलन के समर्थकों और विरोधियों के बीच सहमति बन ही नहीं पाएगी। आखिरकार दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में एक समझौता हुआ और असहयोग कार्यक्रम पर स्वीकृति की मोहर लगा दी गई। बच्चों ध्यान दीजिएगा, दिसंबर 1920 के कांग्रेस अधिवेशन जो कि नागपुर में हुआ था, वहाँ पर असहयोग आंदोलन पास किया गया था, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। इवन मैप में भी शो करने के लिए, लोकेट करने के लिए भी क्वेश्चन आता है कि दिसंबर 1920 में जिस स्थान पर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उस स्थान को दर्शाइए। तो वह स्थान है नागपुर। और इसका महत्व क्या है, यह क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि 1920 के कांग्रेस अधिवेशन का महत्व बताइए। तो इसका महत्व यह है कि यहाँ पर असहयोग आंदोलन पास हुआ था, पारित हुआ था। असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ। देखिए दो डेट हैं, ध्यान दीजिएगा। दिसंबर 1920 में पारित हुआ है, मैं बार बार बता रही हूँ आप लोगों को, दिसंबर 1920 में पारित हुआ है और जनवरी 1921 में असहयोग आंदोलन को शुरू किया गया है। दोनों ही डेट बहुत अलग हैं। इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने हिस्सा लिया, लेकिन हर एक की अपनी अपनी आकांक्षाएं थी। सभी ने स्वराज के आह्वान को स्वीकार तो किया, लेकिन उनके लिए उसके अर्थ अलग अलग थे, क्योंकि सभी की समस्याएं भी अलग अलग ही थी। जमींदार वर्ग कुछ चाह रहा था, तो वहीं गरीब तबके की उम्मीदें कुछ अलग ही थी। वो चाहते थे कि उनके ऊपर जो शोषण हो रहा है वो हट जाए, किसी तरह वो भी एक आरामदायक ज़िंदगी जी सकें। इसी तरफ आगे बढ़ते हैं। शहरों में आंदोलन कैसा था, किस तरह चला? शहरों में आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्य वर्ग की हिस्सेदारी के साथ हुई थी। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए थे। हेडमास्टरों और शिक्षकों ने इस्तीफे सौंप दिए। वकीलों ने मुकदमे लड़ना बंद कर दिया। मद्रास के अलावा ज़्यादातर प्रांतों में परिषद चुनावों का बहिष्कार किया गया था। याद रखिएगा, मद्रास के अलावा, सिर्फ मद्रास एक ऐसा प्रांत था जहां पर परिषद चुनाव का बहिष्कार नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि मद्रास में गैर ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई जस्टिस पार्टी किसकी थी? गैर ब्राह्मणों की थी। कहाँ पर थी? मद्रास में थी। जस्टिस पार्टी का मानना था कि काउंसिल में प्रवेश के जरिए उन्हें वे अधिकार मिल सकते हैं जो सामान्य रूप से केवल ब्राह्मणों को मिल पाते हैं। इसीलिए इस पार्टी ने चुनावों का बहिष्कार नहीं किया था। आर्थिक मोर्चे पर असहयोग का असर और भी ज़्यादा नाटकीय रहा। विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया। शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई। पिकेटिंग से आप क्या समझते हैं? पिकेटिंग मीन्स प्रदर्शन या विरोध का एक ऐसा स्वरूप जिसमें किसी दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक लिया जाता है। दुकानों की पिकेटिंग की गई और विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाने लगी। 1921 और 1922 के बीच विदेशी कपड़ों का आयात आधा रह गया था। उसकी कीमत 102 करोड़ से
घटकर 57 करोड़ रह गई थी। बहुत सारे स्थानों पर व्यापारियों ने विदेशी चीज़ों का व्यापार करने या विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया। जब बहिष्कार आंदोलन फैला और लोग आयातित कपड़े को छोड़कर केवल भारतीय कपड़े पहनने लगे तो भारतीय कपड़ा मिलों और हथकरघों का उत्पादन भी बढ़ने लगा। इसमें आपके 2 क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं। एक तो 5 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि असहयोग आंदोलन असहयोग आंदोलन शहरों में किस प्रकार बढ़ा, उसके ऊपर एक संक्षिप्त टिप्पणी करने के लिए आपको कई बार बोल दिया जाता है। ऐसे में जो भी मैंने अभी 2 पैरा आपके सामने पढ़े हैं, आपको समझाए हैं, यही आपको लिखने होंगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपसे पूछ लिया जाता है कि असहयोग आंदोलन का और आर्थिक महत्व क्या था। तो असहयोग आंदोलन आर्थिक मोर्चे पर काफ़ी असरदार रहा था हम लोगों के लिए, क्योंकि यही वह समय था जब आयातित कपड़ा यानी कि ब्रिटिश संस्थानों में बना हुआ कपड़ा अलोकप्रिय हो रहा था, उसकी डिमांड घट रही थी और भारत में बने हुए कपड़े को लोकप्रिय बनाया जा रहा था, उसकी डिमांड बढ़ रही थी। इस तरह से हमारे अपने भारतीय उद्योगों को फैलने फूलने का मौका मिला था। तो हम कह सकते हैं कि असहयोग आंदोलन आर्थिक मोर्चे पर भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहा था। कुछ समय बाद शहरों में यह आंदोलन धीमा पड़ने लगा। इसके कई कारण थे। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि असहयोग आंदोलन के असफल होने के या धीमा पड़ने के क्या कारण थे, तो उनमें से एक कारण आपको यह बताना है कि यह आंदोलन धीमा पड़ने लगा क्योंकि खादी का कपड़ा मिलों में भारी पैमाने पर बनने वाले कपड़ों के मुकाबले प्रायः महंगा होता था और गरीब उसे नहीं खरीद सकते थे। वे मिलों के कपड़े का लंबे समय तक बहिष्कार कैसे करते? ब्रिटिश संस्थानों के बहिष्कार से भी समस्या पैदा हो गई। आंदोलन की कामयाबी के वैकल्पिक भारतीय संस्थानों की स्थापना जरूरी थी ताकि ब्रिटिश संस्थानों के स्थान पर उनका प्रयोग किया जा सके। यही रीज़न था असहयोग आंदोलन के शहरों में मंदा पड़ने के, असर कम होने के, क्योंकि जब असहयोग आंदोलन शुरू किया गया तब यह तो सोचा गया कि इसको आगे कैसे बढ़ाया जाएगा, कौन कौन से कार्यक्रम इसमें रखे जाएंगे, किस तरह से इसे गति प्रदान की जाएगी, जिनमें से एक था विदेशी सामान का बहिष्कार करना। लेकिन विदेशी सामान का बहिष्कार अगर करना है तो उसके लिए सब्स्टिट्यूट क्या होगा, कौन से सामान का उपयोग किया जाएगा, ये नहीं सोचा गया। और ऐसे में जबकि हम मशीनों में बना हुआ सस्ता कपड़ा छोड़ने के लिए, बहिष्कार करने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो हमें ज़रूरत थी एक ऐसे संस्थान की, एक ऐसे सब्स्टिट्यूट की जो हमें उतना ही सस्ता, उतना ही अच्छा कपड़ा उपलब्ध करवा पाता। लेकिन शायद असहयोग आंदोलन चलाने से पहले इस ओर ध्यान दिया ही नहीं गया, जिस वजह से जल्दी ही यह आंदोलन मंदा पड़ने लगा, क्योंकि लोगों के लिए मुश्किल हो गया था काफ़ी दिनों तक अपने घरों में नौकरियां छोड़कर बैठे रहना और मशीनों से बने हुए सस्ते सामान से दूर रहना। क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि भारतीय संस्थानों में बनने वाला कपड़ा मशीनों के कंपैरिजन में काफ़ी महंगा होता था। इसके बाद हम बात करते हैं कि ग्रामीण इलाकों में विद्रोह किस तरह का था, किस तरह से उसकी रफ्तार थी। शहरों से बढ़कर असहयोग आंदोलन देहात में भी फैल गया था। युद्ध के बाद देश के विभिन्न भागों में चले किसान व आदिवासियों के संघर्ष भी इस आंदोलन में समा गए थे। अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। देखिएगा, इम्पोर्टेंट है, अवध में कौन किसानों का नेतृत्व कर रहे थे? सन्यासी बाबा रामचंद्र। यहाँ पर 3 क्वेश्चन बनते हैं। अवध में किसने नेतृत्व किया, किसका किया, और सन्यासी बाबा रामचंद्र कौन थे? सन्यासी बाबा रामचंद्र फिजी में गिरमिटिया मजदूर थे। गिरमिटिया शब्द कुछ
नया शब्द है शायद आप लोगों के लिए। गिरमिटिया का आपको अर्थ भी नहीं मालूम होगा। गिरमिटिया मजदूर से हमारा अभिप्राय है एक ऐसे मजदूर से है जिन्हें औपनिवेशिक शासन के दौरान काम करने के लिए फिजी, गयाना, वेस्ट इंडीज़ आदि देशों में ले जाया जाता था और उनसे एक अनुबंध यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट करवाया जाता था और उस कॉन्ट्रैक्ट को ही मज़दूरों ने गिरमिट कहना शुरू किया और उन कॉन्ट्रैक्ट पर ले जाए गए मज़दूरों को गिरमिटिया मज़दूर कहना शुरू किया। तो उन्हीं गिरमिटिया मज़दूरों में से एक थे हमारे सन्यासी बाबा रामचंद्र, जिन्होंने अवध में किसानों को मार्गदर्शन करने की कोशिश की, उनका साथ देने की कोशिश की। उनका आंदोलन तालुकदारों और जमींदारों के खिलाफ था। आपसे पूछ लेंगे किसानों का आंदोलन किसके विरोध में था? तालुकदारों और जमींदारों के। तो ऐसा क्या था कि इतने बड़े स्तर पर अवध में किसानों द्वारा तालुकदारों के विरोध में एक आंदोलन चलाया जा रहा था? उसके कई रीज़न थे। किसान भारी भरकम लगान और तरह तरह के करों से परेशान थे जो कि तालुकदार और जमींदार उनसे वसूल रहे थे। किसानों को बेगार करनी पड़ती थी। बेगार बिना किसी परिश्रमिक के काम करवाना, मतलब फ्री में आपसे काम करवा लिया जाता है लेकिन बदले में आपको पैसे नहीं दिए जाते। इस तरह काम करवाने के आदी थे बड़े लोग, अमीर लोग, जमींदार लोग, और इन सबसे परेशान थे किसान। पट्टेदार के तौर पर उनके पट्टे निश्चित नहीं होते थे। उन्हें बार बार पट्टे की ज़मीन से हटा दिया जाता था ताकि ज़मीन पर उनका कोई अधिकार स्थापित ना हो सके। पट्टा क्या समझते हैं आप पट्टा से? जैसे आजकल ठेके पर ज़मीन देते हैं, ठीक उसी प्रकार ठेके को ही पट्टा कहा जाता है। पहले जो गरीब किसान थे वो बड़े ज़मींदारों से भूमि का कुछ टुकड़ा लेकर उस पर खेती करते थे, लेकिन जो ज़मींदार थे उन्हें कहीं ना कहीं ये डर सताता था कि कहीं किसान उनकी ज़मीन पर कब्जा ना कर लें अगर लंबे समय तक उस ज़मीन पर एक ही किसान को खेती करने दी जाए तो। और इसी डर से किसान समय समय पर अपना पट्टेदार जो खेत था उनसे किसानों को हटाकर दूसरे किसान को पट्टेदारी सौंप देते थे। किसानों की मांग थी कि लगान कम किया जाए, बेगार खत्म हो और दमनकारी जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। आपसे पूछा जा सकता है कि अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र द्वारा किसानों का नेतृत्व जो कर रहे थे, किसानों का जो आंदोलन चल रहा था वो क्यों था, वो किसके खिलाफ था? तो मैं दोबारा आपको बताती हूँ, वो जमींदारों के, तालुकदारों के खिलाफ था। अगर खिलाफ था तो ऐसी कौन सी मांगे थी जो किसान रख रहे थे? फिर से पढ़ती हूँ। किसानों की मांग थी कि लगान कम किया जाए, बेगार खत्म की जाए और दमनकारी जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। बहुत सारे स्थानों पर जमींदारों को नाई धोबी की सुविधाओं से भी वंचित करने के लिए पंचायतों ने नाई धोबी बंद का फैसला लिया। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि नाई धोबी बंद आंदोलन कहाँ पर चला था, ये बंद कहाँ पर किया था? तो क्योंकि हम अवध के बारे में ही पढ़ रहे हैं, हम किसानों के आंदोलन के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो यहीं पर इसे किया गया था। जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गाँव का दौरा किया, गाँव वालों से बातचीत की और उनकी व्यथा समझने का प्रयास किया। अक्टूबर तक जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र तथा कुछ अन्य लोगों के नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन कर लिया गया। अवध किसान सभा, इसका गठन किसने किया? जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में किया गया। महीने भर में इस पूरे इलाके के गांवों में संगठन की 300 से ज़्यादा शाखाएं बन चुकी थी। अगले साल जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो कांग्रेस ने अवध के किसान संघर्ष को इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया। क्यों किया? आप समझ ही सकते हैं। एक आंदोलन जो पहले ही इतने बड़े स्तर पर चल रहा है, इतना लोकप्रिय है, अगर ऐसे आंदोलन को एक नए चलने वाले आंदोलन के साथ जोड़ दिया जाए तो नए आंदोलन को जल्दी ही लोकप्रिय बनाया जा सकता है। लेकिन किसानों
के आंदोलन में ऐसे स्वरूप विकसित हो चुके थे जिससे कांग्रेस का नेतृत्व खुश नहीं था। ऐसे कौन से काम थे जिसकी वजह से कांग्रेस चाहती थी कि अवध के किसानों को असहयोग आंदोलन में नहीं जोड़ा जाए। 1921 में जब आंदोलन फैला तो तालुकदारों और व्यापारियों के मकानों पर हमले होने लगे, बाजारों में लूटपाट होने लगी और अनाज के गोदामों पर कब्जा कर लिया। बहुत सारे स्थानों पर स्थानीय नेता किसानों को समझा रहे थे कि गांधी जी ने ऐलान कर दिया है कि अब कोई लगान नहीं भरेगा और ज़मीन गरीबों में बांट दी जाएगी। महात्मा का नाम लेकर लोग अपनी सारी कार्रवाई और आकांक्षाओं को सही ठहरा रहे थे। मतलब किसानों को झूठ बोलकर समझाया जा रहा था ताकि वो असहयोग आंदोलन का पार्ट बन सकें और तालुकदारों और ज़मींदारों के ऊपर जो हमले हो रहे थे उन्हें बंद किया जा सके। और उनके इस उग्र रूप को देखते हुए ही कांग्रेस अवध के किसानों को असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ने से घबरा रही थी। आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज के विचार का कुछ और ही मतलब निकाला। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों कहाँ पर हैं गुडेम की पहाड़ियाँ? आंध्र प्रदेश में हैं। गुडेम पहाड़ियों में 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैल गया। गुरिल्ला आंदोलन कहाँ पर फैला, कब फैला? 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। गुडेम की पहाड़ियों में फैला 1920 में फैला और गुडेम की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? आंध्र प्रदेश में हैं। कांग्रेस इस तरह के संघर्ष को कभी स्वीकार नहीं कर सकती थी। इसी पेज पर आप एक येलो कलर में थोड़ा हाईलाइटेड सा नीचे एक पैराग्राफ देख सकते हैं। ये पैराग्राफ एक संयुक्त प्रांत में रायबरेली के पुलिस द्वारा किसानों पर गोलियां चलाई गई, उनके आंदोलनकर्ताओं पर जब ज्यादती की गई उस समय के बारे में लिखा हुआ है। जब जवाहरलाल नेहरू वहाँ पर घटनास्थल का दौरा करने के लिए गए थे और उन्होंने किस तरह से लोगों को समझाया बुझाया और जवाहरलाल नेहरू इस बात से काफ़ी हैरान हुए थे कि इतने साधारण से लोग इतने उग्र भी हो सकते हैं और अगर उन्हें प्यार से समझाया जाए तो वो बड़े शांत भी हो सकते हैं और वो समझ भी सकते हैं। इस पैराग्राफ के बारे में मैंने आपको बताना इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि हिस्ट्री में स्पेशली जब भी एग्ज़ाम होते हैं तो केस स्टडी आती है, केस स्टडी क्वेश्चंस आते हैं। जब एक पैराग्राफ में से आपको 4-5 क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं तो अक्सर हिस्ट्री में इस तरह के पैराग्राफ को ही उठा लिया जाता है कि इस पैराग्राफ में किस घटना की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, इस घटना में किसने संबोधन किया है, किसको संबोधन किया है, कौन से साल में घटना घटी थी या किस आंदोलन से, किस वाक्य से यह घटना जुड़ी हुई है। इसलिए इस तरह जो स्पेशल पेजेस दिए हुए हैं हाईलाइट करके कुछ पैराग्राफ्स हैं उनको भी उतना ही इम्पोर्टेंस देके आपने पढ़ना है ताकि आप बहुत अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कर पाएँ। अब हम आगे बात करते हैं कि अन्य वन क्षेत्रों की तरह, मतलब कि अभी तक हम बात करते कि शहरों में आंदोलन कैसे बढ़ा, गांव में आंदोलन कैसे बढ़ा, किसानों ने कैसे उग्र रूप धारण कर लिया था। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कि वनों में रहने वाले आदिवासियों का रवैया असहयोग आंदोलन की तरफ कैसा था। अन्य वनों की तरह, अन्य क्षेत्रों की तरह यहाँ भी अंग्रेज सरकार ने बड़े बड़े जंगलों में लोगों के दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी थी। लोग इन जंगलों में न तो मवेशियों को चरा सकते थे, न ही जलावन के लिए लकड़ी और फल बीन सकते थे। इससे पहाड़ों के लोग परेशान और गुस्सा थे। तो आप समझ सकते हैं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किसी भी आंदोलन के आदिवासी एरिया में या जंगलों में भड़कने के क्या रीज़न थे, तो यही रीज़न थे कि अगर आपको अपनी जन्मभूमि से, अपनी जीविका से आपको अलग किया जाएगा तो क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा? हाँ, और यही किया जा रहा था आदिवासियों के साथ में, क्योंकि आदिवासी जंगलों में रहते हैं, वो वहाँ से फल फूल इकट्ठा करके अपनी जीविका चलाते हैं। लेकिन
अंग्रेजों ने अपनी खानापूर्ति के लिए, अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए आदिवासियों को ही उनके एरिया से बाहर निकालने की स्कीम बना ली थी और जंगलों में उनकी एंट्री पर बैन लगा दिया था। उन्हें लकड़ियाँ इकट्ठा नहीं करने दी जा रही थी, उन्हें फल फूल चुनने की आज़ादी, शिकार करने की स्वतंत्रता सब खत्म कर दिया गया था। ऐसे में उनकी न केवल रोजी रोटी पर असर पड़ रहा था, बल्कि उन्हें लगता था कि उनके परंपरागत अधिकार उनसे छीने जा रहे हैं। जब सरकार ने उन्हें सड़कों के निर्माण के लिए बेगार करने पर मजबूर किया, बेगार बता चुकी हूँ पहले ही, बेगार मतलब फ्री में काम करवाना, तो लोगों ने बगावत कर दी, करनी ही थी। फ्री भी तो कोई भी काम नहीं करेगा, और तब तो बिल्कुल नहीं करेगा जब आपसे आपकी जीविका छीनी जा चुकी है, आपको रोटी खाने के लाले पड़े हुए हैं और ऊपर से फिर भी आपसे उम्मीद की जा रही है कि आप फ्री में काम करें। उनका नेतृत्व करने वाले अल्लूरी सीताराम राजू एक दिलचस्प व्यक्ति थे। गुडेम की पहाड़ियों के नेता हैं ये अल्लूरी सीताराम राजू। याद रखिएगा इन शख्स को, आपसे पूछ सकते हैं अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे, कहाँ के थे और कौन से आंदोलन का नेतृत्व किया था। गुडेम की पहाड़ियों में गोरिल्ला जो युद्ध हुआ था आंध्र प्रदेश में, उसका उनका दावा था कि उनके पास बहुत सारी विशेष शक्तियां हैं। अब देखिए सीताराम राजू ने कैसे लोगों को अपने फेवर में किया, किस तरह से वो नेता बन बैठे। हालांकि वो एक सामान्य व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी बातें लोगों को बताई। उन्होंने कहा कि मैं भगवान का भेजा हुआ दूत हूँ, मुझे आपको आज़ादी दिलवाने के लिए, आपकी भलाई करने के लिए भगवान ने आपके पास भेजा है, तो आपको मेरा समर्थन करना होगा, मेरे साथ मिलके अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी, ताकि मैं आपको अंग्रेज़ों से बचा सकूं, अपने अधिकार वापस ले सकूं। और जिन विशेष शक्तियों की बात वो कर रहे थे वो कौन सी थी? वह सटीक खगोलीय अनुमान लगा सकते हैं, मीन्स एस्ट्रोलॉजर है वो, ऐसा उनका मानना था। लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं, मीन्स उन्हें कोई ऐसी शक्ति है उनके पास जिससे वो किसी की भी हेल्थ को क्योर कर सकते हैं, उनका इलाज कर सकते हैं, तथा गोलियां भी उन्हें मार नहीं सकती। देखिए कितनी बड़ी बात बोल रही हैं। सीताराम राजू कह रहे थे कि उन्हें गोलियां नहीं मार सकती, जैसे कोई जादूगर हो। राजू के व्यक्तित्व से चमत्कृत विद्रोहियों को विश्वास था कि वह ईश्वर का अवतार हैं। और जब राजू ने कहा कि मुझे गोलियां नहीं मार सकती, मैं खगोलीय पिंडों के बारे में आपको बता सकता हूँ, मैं आपको स्वास्थ्य को ठीक कर सकता हूँ, तो लोगों को विश्वास होने लगा कि हो न हो इन्हें भगवान ने ही हमारे लिए भेजा है। राजू महात्मा गांधी की महानता के गुण गाते थे। उनका कहना था कि वह असहयोग आंदोलन से प्रेरित हैं। उन्होंने लोगों को खादी पहनने तथा शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया। किसके लिए प्रेरित किया था? खादी पहनने और शराब छोड़ने के लिए। और किसकी महानता के गुण गाते थे राजू? महात्मा गांधी की। साथ ही उन्होंने यह दावा भी किया कि भारत अहिंसा के बल पर नहीं, बल्कि केवल बल प्रयोग के जरिए ही आज़ाद हो सकता है। अब देखिएगा, महात्मा गांधी को मानने का दावा करते हैं, उनके गुण गाते हैं, लेकिन उनके आचार विचारों पर चलने को राजी नहीं हैं। इन्होंने कहा कि भारत को आज़ादी शारीरिक बल पर प्राप्त हो सकती है, जो कि महात्मा गांधी बिल्कुल नहीं कहते थे। गुडेन विद्रोहियों ने पुलिस थानों पर हमले किए, ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश की, स्वराज प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध चलाते रहे। आपसे पूछ लेंगे कि किस तरह से आदिवासियों ने ऐसे कौन से काम किए या ये आंदोलन कैसे आगे बढ़ा। फिर से बता देती हूँ, इन्होंने पुलिस थानों पर हमले किए, ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश की और स्वराज प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध चलाते रहे। 1924 में राजू को फांसी दे दी गई। राजू को फांसी कब दी गई? 1924 में। राजू अपने लोगों के बीच लोक नायक बन चुके थे और इस तरह आदिवासियों के बारे में आपने पढ़ा कि किस तरह से आदिवासियों ने अपना एक नेता चुना और उस नेता के नेतृत्व में उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी।